नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक छोटे से सेशन में बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। जो बच्चे साक्षात्कार के लिए जाते हैं या जो बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, आजकल पेपर जो है वो काफ़ी समझ पर आधारित और काफ़ी लेंथी आते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि परिस्थितियों के अनुकूल वह अपने आप को ढाले और अपने आप को बदले। शिकायतें करने से समस्याएं दूर नहीं होंगी, बल्कि समस्याओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी अगर एटीट्यूड में है, तो निश्चित रूप से हम लोग एक नया इतिहास बनाने की ओर हैं, अन्यथा हम इतिहास बन जाएंगे। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम अच्छा कैसे पढ़ें और अच्छी स्टडी क्या होती है, आखिर क्या है नया पैटर्न और किस तरीके से जो हवाबाजी मार्केट में हो रही है उससे हम पार पाएँ। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि नैसर्गिक तरीका, प्राकृतिक तरीका, रियल तरीका ही हमेशा रील से प्रभावी होता है। अब किसी छोटे चुटकुले के द्वारा या किसी अ, सूत्र के द्वारा अगर आप एक बड़ी तैयारी को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को किसी भ्रम की स्थिति में रख रहे हैं और ज़्यादातर जो हमारी सत्ताएँ हैं, वही ध्वस्त हुई हैं, जो सत्ताएँ हमने केवल जुगाड़ के रूप में की थी। भई जुगाड़ नहीं चलेगा। जुगाड़ एक टाइम बिंग चीज़ के लिए किसी चीज़ को हम एक्सेस करना चाहते हैं थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ छोटे से सेगमेंट में, तो वहाँ तक तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको रियली एक मैग्निफिसेंट, एक स्प्लेंडिड जो है सफलता चाहिए है, तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत अच्छा पे करना पड़ेगा। अगर जैसा आप निवेश करेंगे वैसा ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने निवेश जो है T20 फॉर्मेट में किया है और आपको रिजल्ट जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको T20 फॉर्मेट का रिजल्ट T10 में ही मिल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करें और चुनौतियों को स्वीकार करना है, उससे शिकायतें नहीं करनी है। शिकायतें हो कम और मेहनत हो ज़्यादा, बस इससे और क्या कहूँ मैं ज़्यादा। मसला हमारा यहाँ पे है कि हम उल्टे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मसला है कि पहले आप थ्योरी पढ़ें और पहले आप सहज सरल मटेरियल के साथ पढ़ें। उन बच्चों के लिए जो स्पेशली बिगिनर हैं, अभी जो इस वीडियो को देखेंगे, जो बहुत ही न्यू बॉर्न है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप एटलीस्ट पहले एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको स्टडी करें। उसके बाद में आप किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर चलने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनको मूल पुस्तकें अपन बोलते हैं, ये बोर्ड की बुक्स और ये सब मूल पुस्तकें में आती हैं, इनकी स्टडी करें और उसके बाद आप PYQ क्वेश्चन लेके आएँ और उनको सॉल्व करें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या होते हैं। आप PCS के जो एग्ज़ाम्स के पेपर हैं या फिर कोई भी अच्छे राइटर के द्वारा जो बोझिल नहीं करता हो कंटेंट को, उसकी कोई भी बुक है वो आप ला सकते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि PYQ जो है किस तरीके से आए हुए हैं और आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ये जांच लेना भी ठीक है। अम, कोई भी पैटर्न बुरा नहीं होता है, कोई भी चीज़ अंतिम रूप से गलत और सही नहीं हो सकती है। रिलेटिविटी सब में होती है, सापेक्षता होती है। हमें लिमिटेड टाइम में कितना ज़्यादा एक्सेस कोई मटेरियल से मिल सकता है, वही हमारे लिए उपयोगी है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे वो टीचिंग मटेरियल हो, सबकी अपनी अपनी एक नई केमिस्ट्री होती है, सबका अपना एक प्रेजेंटेशन होता है, सबका अपना एक तरीका होता है। 2 दिन चले ढाई कोर्स जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको, लेकिन आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं बताए जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन की अप्रोच तक नहीं ले जाया जा रहा है। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको वीडियो छोड़ना पड़ रहा है। यू आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड विद दैट वीडियो, दैट टीचिंग। तो कहीं भी आप देख लो, अगर आपको पढ़ने में सरलता, सहजता और माधुर्य और प्रेम भाव नहीं है और आप केवल उस वीडियो को घसीट रहे हैं, चल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट टीचिंग, दैट इज़ ओनली
data providing process, that is not professing of matter. तो मैटर को प्रोफेस करना बहुत ज़रूरी है। मैटर बुक्स में होता है, नोट्स में भी होता है, कमोबस 20-19 के फ़र्क के साथ में सब लोग पढ़ाई देते हैं, है ना। लेकिन मसला जो फ़र्क आता है ना, वो आता है कि टीचिंग स्टाइल का आता है, कि आप किसी चीज़ को कितना प्यार से पढ़ते हैं, कितना उस किरदार में डूब के पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है आपको, ये आपके रिजल्ट के बीच में साफ फ़र्क नज़र डाल देगा। आपको घुड़सवारों की उस दौड़ में सबसे आगे का घुड़सवार बना देगा, अन्यथा आपको गधे पे बैठा देंगे। अगर आपका पैटर्न प्रॉपर नहीं है, अगर आपका पैटर्न जो है वो काफ़ी पैथेटिक है, तो डेफिनेटली आपको एक ग्लानि सी होगी। और ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होते हैं। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको पढ़ने के बाद में आपके किरदार में वो चीज़ें आ जाए, चरित्रार्थ हो जाए वो। ऐसा नहीं है कि आप थोप दिए जाएँ, आपके ऊपर थोप दी जाए। आप लंबे समय तक किसी चीज़ को एक्सेस या उसको अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास में कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ का अपना एक मीनिंग होता है, हर चीज़ का अपना एक मतलब होता है, और जब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, जैसे मॉडरेट्स, हम नेशनल मोमेंट की बात ले लेते हैं। कमोबेश सारी भर्तियों में नेशनल मोमेंट पढ़ा जाता है। तो नेशनल मोमेंट जो है वो क्या है एक्चुअली, नेशनल मोमेंट का कैरेक्टर क्या था, उसके उदय के कारण क्या है, फिर इसमें कौन कौन सी डायमेंशन है, कि वो उदारवादी है, उग्रवादी है, क्रांतिकारी है, गांधीवादी है। ऐसे जो भी हमारे 4 स्ट्रीम इसमें थी। तो मॉडरेट्स या उदारवादी वो होते हैं जिनके तरीके उदार होते हैं, जिनकी मांगे संवैधानिक अप्रोच पे होती हैं, जैसे अनुनय विनय है, प्रार्थना पत्र है, सविनय निवेदन है, भाषण प्रतिवेदन है, ये सब संयमित रूप में है ना। उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। और उसमें जो भी हमारे लीडर्स हैं वो कौन कौन है, उनके तरीके क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, और उनके अचीवमेंट्स क्या थे, ऐसे आप सेगमेंट में बांट के पढ़िएगा। फिर उग्रवादी हैं वो कौन थे, उनके तरीके क्या थे, जैसे स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार है, स्वराज्य उनका लक्ष्य है ना। और वो ब्रिटिश संस्कृति से नफरत करते हैं, भारतीय संस्कृति, इंडिजिनियस कल्चर उसको प्रेफर करते हैं, लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, अंग्रेजों को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। ये सारी चीज़ें। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, लाइक ऐसे वो स्लोगन रेज करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। फिर एक सवाल आता है, साहब उग्रवादी तो ये है, तो क्रांतिकारी कौन है। उग्रवादी में ऐसे नाम आता है कि शायद वायलेंस हुआ होगा, नहीं। अगर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्रांतिकारी वो होते हैं जो बम और पिस्टल को कंसीडर करके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन के जो नुमाइंदे थे उनके बीच में दशहत और ये भय पैदा करके उन्हें अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। जबकि उग्रवादी वो थे जो अपने तरीकों में उग्र थे, लेकिन नॉन वायलेंस को उन्होंने फॉलो किया था। वायलेंस कहीं भी उन्होंने जो है अचीव नहीं की थी, वायलेंस को फॉलो नहीं किया था। तो इस तरीके से ये क्रांतिकारी और उग्रवादी की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर फिर आपके जो भी हैं, जैसे लाल बाल पाल उग्रवादी हैं, तो वहीं पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये रास बिहारी बोस, ये सारे लोग क्या हैं, ये रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। तो इस तरीके से फिर गांधी जी कौन है, गांधी जी वो है जो उदारवाद और उग्रवाद दोनों को मिक्स करके उनका अमलगम बना के एक मीडियम पाथ के साथ में निकलते हैं, वो है। तो इस तरीके से फिर आपको सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर पता होनी चाहिए, है ना। फिर गांधी के जो मोमेंट्स हैं उनको लेके कि भाई जैसे वो मास लीडर कैसे बने, है ना। जन आंदोलन कौन सा आंदोलन था, या स्वतः स्फूर्त आंदोलन कौन सा आंदोलन था उनका, है ना। सत्याग्रह को सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने अचीव किया, तो उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी आपके पास में एटलीस्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप एक परफेक्ट वे में आए कि हाँ ठीक है। ऐसा सब कुछ पढ़ के और फिर उसकी एक फ्रेमिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को आप जानने चाहिए कि हाँ साहब, स्वदेशी क्या होता है, बहिष्कार क्या होता है, स्वराज्य क्या होता है, औपनिवेशिक शासन क्या होता है, पूर्ण स्वराज्य क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप जानेंगे तो ही आपको उस कंटेंट की एक समझ विकसित होगी। अदरवाइज फिर वही शिकायतें करते रहना आपकी, हाँ नहीं नहीं साहब मुझे तो नहीं आया। केवल डेटा जो होता है या फैक्ट्स होता है, हम उनके साथ लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत मजबूती के साथ किसी चीज़ को रखना है,
तो उसकी कंक्रीट जो है, उसकी जो सीमेंटेड पार्ट है, वो अगर आप किसी भी ईंट या पत्थर को लंबे समय तक अपने भवन में बिना किसी बाधा के बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके मटेरियल का कंक्रीट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से जो फैक्ट्स होते हैं हमारे, उनको कंसेप्चुअल जो रेसिपी है उसकी कंक्रीट के अंदर बहुत बढ़िया से हमें उसमें फंसाए हुए रखना चाहिए, स्टक करना चाहिए, तो हम लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर हम लोग कालकल्पित हो जाएंगे और समय से शिकायतें करते रहेंगे कि साहब मेरा नहीं हुआ है। ये खेल केवल योद्धा जो योद्धाओं के बीच का है, ये खेल केवल घोड़ों के बीच का है, इसमें गधों की कोई गिनती नहीं होगी, सीधी सी बात है। हमें योद्धा बनना है और उसमें भी हमें श्रेष्ठ योद्धा बनना है, बस बात इतनी सी है। लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है, और लूजर्स वो होता है जो स्ट्रेटजिक फेल्यूर रखता है, जिसने समय की गति को नज़रअंदाज करते हुए और अपनी आंखें मूंद ली है, और वह उन हमलों से अपने आप को रूबरू नहीं करवाना चाहता जो समय कर रहा है। समय एक तलवार की तरह है, और जो भर्ती एजेंसियां हैं वो कसाई की तरह है, जो स्टूडेंट को लगातार काटने की कोशिश करती हैं, और इस तरीके से आपको उससे ढाल की तरह अपनी तैयारी से बचना है, तो आप जो है आगे सरवाइव करेंगे, एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यही है। ठीक है, और हर वक्त चीज़ें बदलती रहती हैं और बदलाव होना चाहिए, प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदलता है। हमारे फैशन स्टाइल बदल जाते हैं, हमारे डिमांड्स बदल जाते हैं, लाइफस्टाइल बदल जाता है, हमारे कम्युनिकेशन मीन्स बदल गए, हमारे सोचने के तरीके बदल गए, हमारी टेक्निक्स बदल गई है, तो सब कुछ बदलेगा भाई। सब कुछ बदलेगा तो तुम्हारा सिलेबस वैसा ही पड़ा रहे ऐसा थोड़ा ना होगा। तो सब कुछ बदलता है, बदलते परिवेश के साथ में बने रहना ही एक विजेता की निशानी होती है, बाकी अफसोस के लिए कोई कीमत नहीं होती है। ये संसार रोने वालों के साथ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा हंसने वालों के साथ होता है। रोने वालों को और रुलाया जाएगा, हंसने वालों से लोग अपने आप को दूर कर लेंगे। तुम्हें हंस के और बहुत ही जिंदा दिली के साथ में इन सारी परिस्थितियों के बीच अपने आप को साबित करना है। दिन रात सबको समान मिलते हैं, परिस्थितियां लगभग 19-20 के साथ सबको समान मिलती हैं। इंसान को जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो इतना सक्षम भी उसको बनाया है कि वह उन समस्त परिस्थितियों से लड़ने का मादा रखता है। अपने उन ट्रिगर्स को, अपने उन स्विच को आप देखिए, जानिए कि एटलीस्ट आप कौन सी जगह पे हीरो है, उस अपनी हीरोगिरी को बाहर लाइएगा, पोस्टर बॉय बनिएगा, है ना, ऐसे नहीं फटीचर की तरह नहीं। तो बिल्कुल ना मैं पक्ष ना विपक्ष बल्कि निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ कि पढ़ने वाला हर बच्चा कामयाब होता है। मैंने गिरते हुए साइकिल सवारों की बेहतरीन घुड़सवारी देखी है, मैंने पढ़ने वाले हर बच्चे के हाथ में नौकरी सरकारी देखी है, ठीक है, और मिर्च रोटी खाने वालों के हाथ में रोटी के साथ तरकारी देखी है। तो आखिर कौन सी वो परिस्थिति है जिसको तुम जीत नहीं सकते? मानव ने पाषाण काल से लेके आज चांद तक की यात्रा कर ली है, ग्रह नक्षत्रों को अपने काबू में कर लिया है, वह श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित हो चुका है। हम उन्हीं के वंशज हैं, क्यों घबराएं? जीतना है, जीत के दिखाएंगे। ओके।